आप सभी का एक बार फिर से नए टॉपिक में स्वागत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दीर्घाकार आवर साड़ी, या इसको हम बोलते हैं प्रवर्धित आवर साड़ी या आधुनिक आवर साड़ी। इससे पहले हमने मेंडलीव का मूल आवर साड़ी, मेंडलीव का संशोधित आवर साड़ी पढ़े थे। अब इस समय जो हम लोग यूज करते हैं आवर साड़ी का, वह है आधुनिक आवर साड़ी, या जिसे हम दीर्घाकार आवर साड़ी कहते हैं, और इसका तीसरा नाम होता है प्रवर्धित आवर साड़ी। ठीक है। इस आवर साड़ी को बनाने में, यानी इस आवर साड़ी के विकास में कई वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान था, जैसे कि रैंग, बर्नर और बोरबरी। ठीक है। ये जो दीर्घाकार आवर साड़ी बनाई गई है, वह बोर के परमाणु कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के आधार पर, मतलब कि जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस प्रकार से वितरण है उसके आधार पर बनाया गया है। ठीक है। तो ये आवर साड़ी में ये है, यानी दीर्घाकार आवर साड़ी में के विकास में कौन कौन से वैज्ञानिक थे? रैंग, बर्नर और बरी। इन लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और ये इस आवर साड़ी को बनाने का आधार बोर का परमाणु मॉडल है, यानी परमाणु के कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के आधार पर बनाया गया है। ये जो आप आवर साड़ी देख रहे हैं, इसमें 7 क्षैतिज लाइनें हैं जिसे हम आवर्त बोलते हैं। ये जो है 18 ऊर्ध्वाधर खाने हैं जिसे हम वर्ग बोलते हैं। आइए हम देख लेते हैं दीर्घाकार आवर साड़ी की विशेषता में क्या है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 7 क्षैतिज लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसको हम आवर्त बोलते हैं। ये जो आप लाइनें देख रहे हैं 1 2 3 4 करके 18 तक है, इसको हम वर्ग बोलते हैं। इन वर्गों को भी 2 उपवर्गों में बांटा गया है, ए और बी। यहाँ पर देख लिए फर्स्ट है, सेकेंड है। ठीक, यहाँ पे थर्ड बी है। इसका क्रम यह है। ठीक है। जो पहला जो आवर्त होता है उसे हम अति लघु आवर्त कहते हैं। जो दूसरा और तीसरा होता है उसे लघु आवर्त कहते हैं। चौथे और पाँचवें को दीर्घ आवर्त कहते हैं, और छठे और सातवें को अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। ठीक है। तो इतना आपको आवर्त के बारे में पता चल गया। ये जो आवर्त साड़ी का मूल आधार क्या है? परमाणु क्रमांक है। ठीक है। अब इसके बाद इसको जो वर्गों और उपवर्गों में बांटा गया, इस क्रम में बांटा गया, देख लीजिए 1 2 3 पूरा 18 तक है। अब इसको उपवर्गों में कैसे बांटा गया है? यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट है, सेकेंड है, फिर इसके बाद थर्ड है। यहाँ पे जैसे आया या 3, तो यहाँ पे थर्ड बी है, 4 के लिए फोर्थ बी, 5 के लिए फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, और 8 में 3 है, 8 9 10, तीनों मिला के 8वें वाले में आएंगे। फिर इसके बाद फर्स्ट बी और सेकेंड बी होगा यहाँ। ठीक है। ये आपका सेकेंड बी है। इसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा थर्ड ए, फिर से शुरू होगा, फिर फोर्थ ए, फिर फिफ्थ ए, फिर सिक्स्थ ए, फिर सेवेंथ ए, फिर इसके बाद यहाँ पे इसको बोलते हैं शून्य, यानी 0। ठीक है। अब थोड़ा सा एक चीज़ बता दें, इस वर्ग में फर्स्ट ए में कौन कौन से? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इसी तरह से सेकेंड में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम है। ये सब परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाए गए हैं इन सबको। ठीक है। आवर्त के बारे में भी आपको बता दिए, अति दीर्घ, ये सब। ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इस आवर्त साड़ी को 3 ब्लॉकों में बांटा गया। 3 क्या 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एस, पी, डी, एफ। ठीक है। एस, पी, डी और एफ, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इस आवर्त साड़ी को 4 वर्गों में बांटा गया है, एस, पी, डी, एफ। देखिए फर्स्ट ए और सेकेंड ए को हम एस ब्लॉक का तत्व बोलते हैं, और यहाँ पे जो है थर्ड ए से लेकर के शून्य वर्ग तक सबको हम बोलते हैं पी ब्लॉक के तत्व, और जो आपका थर्ड बी से लेकर के सेकेंड बी तक जो तत्व आते हैं उसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक के तत्व, और जो नीचे हैं परमाणु क्रमांक 58 से लेकर के 71 तक और 90 से लेकर के 103 तक को हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है। तो इतना इसका हो गया ब्लॉक। ठीक है। जो 58 से 71 तक होते हैं उसको हम लैंथेनाइड बोलते हैं, और जो 90 से 103 है उसको हम एक्टिनाइड तत्व बोलते हैं, या इसको हम आंतरिक संक्रमण तत्व ही बोलते हैं। ठीक है। तो आप डी ब्लॉक को हम संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं, और यह ब्लॉक को आंतरिक संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। तो ये हमारी दीर्घाकार आवर्त साड़ी है, ये आज के समय में यूज हो रही है। ठीक है।
तो इसके बारे में आप देख लीजिए थोड़ा सा एक बार आवर्त साड़ी, और एक चार्ट आप खरीद लीजिएगा, उससे आप देखने का प्रयास करिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा तत्वों के आवर्ती गुण। ठीक है, तत्वों के आवर्ती गुण। देखिए क्या होता है कि हम किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो तत्वों के गुणों में परिवर्तन होता है, पर एक निश्चित अंतराल के बाद फिर से वहीं पर आते हैं तो उसके गुणों में क्या होती है, तत्वों के गुणों में पुनरावृत्ति पाई जाती है। पुनरावृत्ति मतलब वही गुण फिर से आता है, तो इसी को हम बोलते हैं आवर्तिता गुण, यानी तत्वों का जो आवर्तिता गुण बोलते हैं। ये कई गुण होते हैं, जैसे उसके बारे में हम आगे चल के बताएंगे कौन कौन सा गुण होता है, आवर्तिता गुण में कौन सा घटेगा कौन सा बढ़ेगा। तो आपको जानना है कि आवर्तिता गुण क्या होता है, कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के गुणों में एक निश्चित अंतराल के पश्चात पुनरावृत्ति पाई जाती है, जिसे हम आवर्तिता का गुण कहते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं अब एक एक करके, परमाणु त्रिज्या। ठीक है, परमाणु त्रिज्या क्या होती है। देखिए आप एक सिंपल सा बता दें कि कोई भी परमाणु होता है उसको हम गोला की तरह से दर्शाते हैं, इस तरह से। कोई भी परमाणु होता है इसको हम इस तरह से दर्शाते हैं, आपने 9 में पढ़ा होगा। ये जो होता है परमाणु का नाभिक होता है बीच वाला, ये सब होते हैं, इनको हम कक्षा या कोष बोलते हैं। के एल एम एन के नाम से आप देखे होंगे, के एल एम एन के नाम से आपने सुना होगा। ये आपका नाभिक है। तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, आप जानते हो कोई भी वृत्त होता है उसके केंद्र से जो भी लाइन जाती है, रेखा जाती है, उसको हम व्यास बोलते हैं, और उसके आधे भाग यानी केंद्र से परिधि के बीच की जो दूरी होती है उसको हम त्रिज्या बोलते हैं। उसी तरह परमाणु भी क्या होता है, गोलाकार होता है। तो गोलाकार होने का मतलब कि परमाणु के नाभिक से और वाय कोश की जो दूरी होती है, वाय कोश के इलेक्ट्रॉनों की जो दूरी होती है, उसके बीच का जो दूरी होता है, इसी को हम बोलते हैं परमाणु त्रिज्या यानी आर। यानी परमाणु के नाभिक और वाय कोश के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, परमाणु त्रिज्या। जैसे गोला का त्रिज्या होता है वैसे परमाणु का भी त्रिज्या होता है। ठीक है, अब देखिए किसी आवर्त में हम बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। मतलब कि आप यहाँ से यहाँ चले गए तो इसका परमाणु त्रिज्या अधिक होगा, इसका परमाणु त्रिज्या कम होगा। ठीक है, उसी तरह इधर भी आपका है, अगर आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। और वही चीज़ है अगर वर्ग में उसका उल्टा, वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। ठीक है, और वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो बढ़ता है। इसका कारण क्या होता है हम बता देते हैं आपको। जैसे देखिए यह लिथियम है, लिथियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो तो 2 और 1 लिखते हो, बेरिलियम का लिखते हो 2 और 4। इसमें के यल मतलब यह परमाणु अगर हम बनाए हैं ऐसे, तो मान लेते हैं ये हो गया के, ये हो गया यल। इसके लिए भी बनाएंगे तो के और यल में 2 जगह इलेक्ट्रॉन है, 2 1 और यहाँ 2 4। दोनों की दूरी देखा जाए तो सेम है, क्योंकि 2 ही कोष इसमें भी है, 2 कोष इसमें भी है। परमाणु की त्रिज्या तो बराबर लग रही, पर इसमें परमाणु के नाभिक की जो क्षमता है, शक्ति है, वह ज़्यादा हो रही है। इसके लिए 4 हो गया और इसके लिए 3 हो गया। ठीक है, इसके लिए 3 है, मतलब ये 3। ठीक है, तो अब देखिए परमाणु त्रिज्या को देख लेते हैं कैसे घटेगा कैसे बढ़ेगा। एक और ले लेते हैं बोरान का, यहाँ पे 5, इसका हो जाएगा 2 1, इसका हो जाएगा 2 2, इसका हो जाएगा 2 और 3। अब तीनों का हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। परमाणु संरचना ये इस टाइप से गोला रहेगा। यहाँ पे देखिए इसका नाभिक प्रोटॉन की संख्या 3 है, 3 लिख दिए। यहाँ 2 1, इसके लिए उसी तरह से हो जाएगा, 2 कोष रहेंगे। थोड़ा छोटा बड़ा हम बना रहे हैं, पर आप बनाएंगे तो बराबर बराबर 2 और 2। और इसके लिए अगर देखा जाए के और यल, इसके लिए 2 और 3 हो गया, इसके लिए 5 हो गया। आप जानते हो कि परमाणु का जो नाभिक होता है वह धन आवेशित होता है। सबके लिए धन आवेशित ये होगा, प्लस करके, यहाँ पे प्लस करके। ये सब जो देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी सब इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे आप जानते हैं कि ऋण आवेश होता है,
अब क्या होगा, देखने से तो लग रहा है कि सबकी परमाणु त्रिज्या समान है। कैसे भाई समान है? इसके लिए भी 2 कोस है, 1 2, इसके लिए भी 2 है, ये 2 है। तो जो कोस होंगे तो वो बराबर दूरी पे होंगे। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी तो बराबर है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी बराबर है। देखने से ऐसा लग रहा है, पर देखिए रियलिटी क्या होता है कि ये इसमें प्रोटॉन की संख्या 3 है, यानी धन आवेशी 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। मतलब इसका धन आयन ज़्यादा है, इसका कम है, इसका कम है। तो जिसका ज़्यादा धन आयन होता है वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा। तो इसकी क्षमता यानी नाभिक की क्षमता अधिक है, 5 है इसमें धन आयन। तो ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा तेज़ी से खींचेंगे। जब ज़्यादा तेज़ी से खींचेंगे तो ये इसका जो इलेक्ट्रॉन है वह थोड़ा और पास आएगा। जब पास आएगा तो यह क्या होगा, दूरी थोड़ा सा कम हो जाएगी। उसी तरह इसके लिए धन आयन थोड़ा इससे कम है, तो इसके लिए थोड़ा सा ही खिसकेगा, इसके लिए ज़्यादा खिसकेगा, इसके लिए बहुत कम खिसकेगा। यानी कि मतलब कि जेफ का मान इसको बोलते हैं, नाभिक का मान अधिक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को ये ज़्यादा खींचेगा। जब ज़्यादा खींचेगा तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। दूरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यानी त्रिज्या घटेगा। तो वहीं हम आवर्त में बाएँ से दाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या होगा, घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि जेफ का मान बढ़ जाता है, यानी नाभिक का मान बढ़ जाता है, नाभिक की क्षमता बढ़ जाती है, इसलिए परमाणु त्रिज्या का मान घट जाता है। इसी तरह कोई भी त्रिज्या रहेगा तो घट जाएगा। फिर इसके बाद हमारी है अगला टॉपिक, वान डेर वाल त्रिज्या क्या होती है। ठीक है, तो वान डेर वाल त्रिज्या क्या होती है कि अगर कोई 2 ठोस परमाणु हैं या अणु हैं, ठीक है, 2 अणु मान लेते हैं यहाँ पर है और एक यहाँ पे है, इनके दोनों के बीच की जो दूरी होती है इसी को हम बोलते हैं वान डेर वाल त्रिज्या। सॉरी, यहाँ से यहाँ की जो बीच की दूरी है नाभिक के, दो परमाणुओं के नाभिक के बीच की जो दूरी है उसके आधे भाग को हम बोलते हैं वान डेर वाल त्रिज्या। यानी कोई भी अणु है, ठीक है, उसमें 2 या 2 से अधिक परमाणु हैं, तो 2 निकटवर्ती परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी के आधे भाग को हम बोलते हैं वान डेर वाल त्रिज्या। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई 2 अणु है, इसके बाद है हमारा सहसंयोजक, बता दें सहसंयोजक। सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है कि कोई भी ऐसा 2 परमाणु हैं जो आपस में सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, उनके 2 परमाणुओं के बीच की जो दूरी होती है, मान लो यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, ऐसे 2 परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को हम बोलते हैं सहसंयोजक त्रिज्या। ठीक है, तो आप परमाणु त्रिज्या भी समझ गए, वान डेर वाल त्रिज्या भी समझ गए और सहसंयोजक त्रिज्या भी समझ गए। तो ये टॉपिक हमारा है इसमें। फिर इसके बाद है ऋण तथा धन विद्युतीय लक्षण। ऋण तथा धन विद्युतीय लक्षण। धन विद्युतीय लक्षण का मतलब होता है कि जो परमाणु अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और त्याग करके धन आयन बनाएगा उसे बोलते हैं धन विद्युतीय तत्व, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं उसे ऋण विद्युतीय तत्व कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी आवर्त में हम बाएं से दाएं जाएंगे तो धन विद्युतीय लक्षण का मान घटता है। कैसे घटता है, थोड़ा सा यहाँ से देख लीजिए। जैसे लिथियम धातु है, बेरिलियम धातु है, लेकिन इसके बाद बोरान उपधातु है, ऐसे कार्बन अधातु, नाइट्रोजन अधातु, ऑक्सीजन अधातु, मतलब ये सब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, जबकि ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे, यानी धन आयन बनाएंगे। तो इधर हम जा रहे हैं तो धन आयन का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, और ऋण आयन का मान क्या हो रहा है, इधर से धन आयन घट रहा है पर ऋण आयन का मान धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि उधर अधातु हैं। अधातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि धन विद्युतीय लक्षण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, तो आप बताओगे धन विद्युतीय लक्षण घटता है और ऋण विद्युतीय लक्षण बढ़ता है। वर्ग में उसी का उल्टा कर देंगे ऊपर से नीचे जाने पर। ठीक है, फिर ये धात्विक तथा अधात्विक गुण। धात्विक का मतलब इधर देख रहे हैं धातु है, उधर देख रहे हैं अधातु है, तो इसका मतलब क्या है, बाएं से दाएं जा रहे हैं तो धात्विक गुण क्या हो रहा है, घट रहा है, अधात्विक गुण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इधर धातु है, धातु समाप्त होके उधर अधातु हो गए तो उधर अधातुओं की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, यानी अधात्विक गुण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, इसके बाद है ऑक्साइडों की प्रकृति। धातुओं की ऑक्साइड जो होती है, धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वह अम्लीय होते हैं और अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वह क्षारीय होते हैं।
तो आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। तो क्या जैसे में हम उदाहरण इसको देख लेते हैं। डस्टर कहाँ गया? जैसे Na2O Al2O3 SiO2 और P2O5, ये सब देख लीजिए ऑक्साइड हैं। ये जो होता है प्रबल क्षारीय है, सॉरी धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वह क्षारीय होते हैं। ये क्या है? क्षारीय है। ये जो है उभयधर्मी है। अब इधर देखिए यह दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल, और ये है अम्ल, अम्लीय ऑक्साइड कह सकते हैं। और इसके बाद SO3 आएगा, उधर जाएंगे जैसे यहाँ पे देखिए SO3 के लिए तो ये हो जाएगा अधिक अम्लीय, अधिक अम्लीय। और फिर ये इसके बाद एक और ले लेते हैं Cl2O7, ये हो जाता है प्रबल अम्लीय, प्रबल अम्लीय। ठीक है, ये देख लीजिए सीरियल नंबर से है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन। ठीक है, सिलिकॉन, ये सब क्या है? ये धातु के ऑक्साइड है, ये भी धातु के ऑक्साइड है, ये भी धातु के ऑक्साइड है। तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वह क्षारीय होते हैं। ये देखिए क्षारीय है, प्रबल क्षारीय, क्षारीय उभयधर्मी, यानी कि क्षारीय गुण क्या हो रहा है? घट रहा है। अब यहाँ देखिए दुर्बल अम्ल यानी कम अम्ल, अम्ल हो गया, फिर अधिक अम्ल हो गया, सबसे ज़्यादा, यानी कि जो ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति है वह क्या हो रही है? घट रही है। यहाँ देखो प्रबल था, प्रबल से थोड़ा कम होते होते समाप्त हो गया। यहाँ देखिए अम्ल से अम्लीय हो गया, अधिक अम्लीय हो गया, प्रबल अम्लीय हो गया। मतलब क्या हुआ इसका पूरा कहने का मतलब कि आवर्त सारणी में यानी बाएं से आवर्त, किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्षारीय प्रकृति घटती है और अम्लीय प्रकृति क्या होती है? बढ़ती है। ये बात है इस टॉपिक का मतलब। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं अगला टॉपिक हमारा है मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। इसको हम अगले क्लास में बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे तत्वों का आवर्त सारणी में स्थिति हमें, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से हम जानेंगे कि कौन सा तत्व आवर्त सारणी में कहाँ पर है। इसको अगले क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए इस क्लास को समाप्त कर रहे हैं। लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।